माता की मित्रों, नक्षत्र सीरीज में आगे चलते हैं और आज बात करते हैं हस्त नक्षत्र की। ये जो पाठ मैंने चालू किए आप लोगों के लिए, ये अगर आप दूसरी जगह या आप खुद भी देखेंगे नक्षत्रों में, हालांकि ये कैसे बनता है, क्या चीज़ है, उसकी पूरी विधि या पूरा तरीका मेरा यहाँ पे पर्सनली अलग अलग पाठ करके बताया हुआ है। आप वहाँ जाके अगर सीखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप उसमें जाके अध्ययन करके सीख सकते हैं। सीखने के लिए ही चैनल चलाया हुआ है मेरा। ये पर्टिकुलर पार्ट अगर आप, जैसे मैंने सुना था, मैं किसी को मतलब वो नहीं भेज रहा हूँ, मतलब छोटे छोटे वीडियो, एक अलग अलग यहाँ तक का एक वीडियो आएगा आपके पास कि आधार नक्षत्र, फलाना नक्षत्र, विनाशक नक्षत्र, करम नक्षत्र, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ये पाठ खत्म। मैं ये पाठ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए इसलिए कि एक ही पाठ में जितना हो सके मैं सम्मिलित करके आपको दूं, जिससे आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकें। मतलब क्या होता है, जन्म पत्री में जो फल हम लोगों को मिलते हैं वो हम लोगों को मिलते हैं गोचर से, और गोचर को अगर हम लोग समझ के अपने हिसाब से उस दिनचर्या को व्यवस्थित कर लें तो शुभ फलों में बढ़ोतरी और अशुभ फलों में कमी हम लोग पर्सनली अपने कर्मों के द्वारा कर सकते हैं। समझते कैसे हैं इसको? जैसे देखिए, एक नक्षत्र में एक होता है लता दोष। प्रायः लता दोष को शादी विवाह वगैरह में देखा जाता है, लेकिन लता दोष प्रत्येक दिन प्रभावी है आपके कामों के लिए। लता दोष मतलब लात मारना। एक ग्रह आपके नक्षत्र को लात मार रहा है और उसी समय आपने कोई काम उस ग्रह से कनेक्टेड किए, से सूर्य अगर हस्त नक्षत्र को लात मार रहा है और उस समय आपने कोई धार्मिक अनुष्ठान करना है, या आपको कोई नया बिजनेस चालू करना है, या आपको कोई ऐसे काम करने हैं जिससे मतलब जैसे कोई नई ज्वाइनिंग है, कोई नई सर्विस चेंज की है आपने, और कोई मान सम्मान वाले कार्य है, कोई समाज में कोई नया काम आपको यज्ञ हवन आदि करवाना है, मतलब मान सम्मान से कनेक्टेड कोई काम जो सूर्य के कारकत्वों से संबंधित हो, वैसे कोई काम करने हैं, और उस समय सूर्य अगर भरणी नक्षत्र में है तो उस काम का सुफल आपको नहीं मिलेगा। तो लता दोष को इसी तरह से हम लोगों को अपनी रोजमर्रा की लाइफ में समझना पड़ेगा। नक्षत्र चेंज होते रहते हैं, डेली नक्षत्र चेंज होते हैं, और सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र और चंद्रमा, ये ग्रह ऐसे हैं कि जल्दी चेंज होते हैं। नक्षत्र भी जल्दी चेंज करते हैं और हाउस भी जल्दी चेंज करते हैं। अगर इनका भी हम लोग ध्यान रख लें तो हम लोगों को शायद, मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता, लेकिन 50% हम लोग अपने अशुभ फलों में कमी कर सकते हैं। करना क्या है, इनको नोट करके रखिए, और जो भी कोई काम करना हो उस ग्रह से कनेक्टेड, तो उसका वो लता दोष देख लीजिए आपकी कुंडली में फिलहाल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि हमेशा तो बनता नहीं है। पर्टिकुलर उस नक्षत्र में सूर्य आएगा तभी बनेगा, और सूर्य उस नक्षत्र में पर्टिकुलर साल में एक बार आएगा, तो उस समय को टाल दे आप। जैसे मंगल भी है तो साल में एक बार आएगा, तो उसी तरह से हम लोग केवल चंद्रमा का विशेष ध्यान रखना है। तो सूर्य अगर भरणी नक्षत्र में हो, मंगल पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, बुध मूल नक्षत्र में हो, शुक्र अनुराधा नक्षत्र में हो, गुरु पुष्य नक्षत्र में, शनि आद्रा नक्षत्र में, राहु और केतु मृगशिरा नक्षत्र में, ये हस्त नक्षत्र वालों को लता दोष बनाते हैं। तो जब भी कोई इन नक्षत्रों से कनेक्टेड कोई काम करना हो, कौन से ग्रह के क्या क्या कारकत्व है, वो सब पाठ मेरे अपलोड किए हुए। आप उन कारकत्वों के हिसाब से आप अपने आप को जज कर लो कि आपको कौन से काम फिलहाल गोचर में या प्रेजेंट में, वर्तमान में आपको करने हैं, और उस ग्रह का स्वामित्व है, उस कामों का स्वामित्व है, कौन से ग्रह को है। आपकी कुंडली में वो कहाँ प्लेस है वो एक अलग ही मैटर है। मैं बात कर रहा हूँ केवल गोचर को व्यवस्थित करने की, जिसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं कि पहले के समय में हम लोगों के माँ बाप जब हम लोग किसी काम के लिए बाहर जाते थे तो एक नॉर्मल सी बात बोलते थे, चंद्रमा देख के जाना,
यात्रा मुहूर्त में हम लोग चंद्रमा देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, सेम वैसा ही चीज हम लोग अगर डेली अपने कामों के विषय में ये सब चीज़ों को ध्यान रखें तो हम लोग अपने अशुभ फलों की कमी आराम से कर सकते हैं, किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है। और ये सब बातें ही पहले के ज्योतिष जो हम लोगों को गांवों में आज भी बड़े बुजुर्ग जो है वो मिलते थे, और यही सब बातों पे विशेष जोर, या आप ये समझ लीजिए कि यही सब जो शुरुआती जिसको बेसिक ज्ञान बोला जाता है, आज के ज्योतिष जो हम लोगों को बताते हैं भावों के विषय में, राशियों के विषय में, दशाओं के विषय में, वो एक अलग ही चीज़ है। उन भावों को, उन दशाओं को, और वो जो एडवांस प्रिडिक्शन है उसको प्राप्त करने के लिए ये जो बेसिक नॉलेज है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है। अब उस दशा का फल आपको बहुत खराब मिल रहा है जबकि होना चाहिए अच्छा, तो उसका कारण है कि शुरुआती जो बेसिक नॉलेज है उसके हिसाब से हम लोग चल नहीं रहे। अगर सूर्य के कारकत्व से संबंधित हम लोग अपोजिट कर्म कर रहे हैं तो उस दशा का अच्छा फल हम लोगों को कैसे मिलेगा। तो इन सब बातों को समझने के लिए आपको नक्षत्रों का गोचर और नक्षत्रों के हिसाब से अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी है। और ये सब पाठ मैं इसीलिए बार बार ला रहा हूँ, इसीलिए अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़े, आप अपने हिसाब से नोटिंग करके उसके हिसाब से आप चल सको। बाकी आप लोगों की मर्जी है। मेरी जो ड्यूटी है, जो मैंने अपनी ड्यूटी समझी कि इतने साल सब कुछ करने के बाद में जब अभ्यास में इन चीज़ों का जब प्रभाव मैंने देखा, और गांव के भी अगल बगल के भी जो भी अच्छे अच्छे, जिनको आप कर्मकांडी विद्वान बोल दो, जिनको आप ये सब चीज़ों में जिनको महारत हासिल है उनको बोल दो, जब उनसे जब वार्तालाप होती है, उनसे जब बातें होती है इसके विषय में, तो वो साफ साफ बोलते हैं कि आप अपने ग्रहों को एक बार साइड करो और आप इसके हिसाब से चल के देखो। प्रश्न कुंडली में तो सबसे ज़्यादा प्रभावी है। जब मैं उनके पास बैठा तो वो प्रश्न कुंडली के हिसाब से हाथों हाथ मेरे को बता दिया कि ये नक्षत्र के हिसाब से तुम्हारा ये क्वेश्चन है। अब आप सोचिए, जब उनसे पूछा कि आपने कैसे बताया, तो यही सब बातें उन लोगों ने बताई, जिसकी बनाने की विधि मैं पहले ही पोस्ट कर चुका हूँ। अब आप उस विधि से आप उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं या पर्टिकुलर हस्त नक्षत्र वाले अपने हिसाब से नोटिंग करना चाहते हैं, दोनों के लिए ठीक है। हस्त नक्षत्र वालों के लिए ये पूरा पाठ ठीक है, और अगर आप उस बेसिक ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं अपने को, तो उसके पाठ पूरे दिए हुए हैं कि किस तरह से देखना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, और किस तरह से अपने को याद करना है, उसको गोचर में हम लोगों को दैनिक दिनचर्या में उसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो सब चीज़ें चैनल में बताई गई है बाकायदा। तो आप उन सब पाठों का अध्ययन करें, उसके विषय में कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, कुछ नई बातों का पता चलेगा, जो हो सकता है आपके पास वैसी बुक्स भी नहीं हो, और चैनल में भी हो सकता है बहुत से चैनलों में ये सब बात अलग अलग तरीके से और एक छोटे स्मॉल रूप में बता के उसको कंप्लीट कर दिया गया। क्यों? इस चीज को आज के समय में समझना बहुत मुश्किल है, और एक साथ उस चीज को समझना और भी मुश्किल है। तो चलिए, ये तो मैंने बता दिया आपको। लता दोष जो लगता है उसको आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में उसको अप्लाई कीजिए। दूसरे आते हैं आपके हस्त नक्षत्र। हस्त नक्षत्र के लिए जैसे जन्म नक्षत्र, कर्म नक्षत्र, आधान नक्षत्र, वैनाशिक नक्षत्र, सामुदायिक नक्षत्र, संघातिक नक्षत्र और मानस नक्षत्र। हस्त, श्रवण, रोहिणी, पुनर्वसु, भरणी, रेवती, श्लेष। इन नक्षत्रों पे आपको विशेष दृष्टि रखनी पड़ेगी। क्या दृष्टि रखनी है? इन पे क्रूर ग्रहों का गोचर नहीं होना चाहिए। कैसे पता करें? आप अगर पंचांग रखते हैं तो पंचांग के द्वारा आराम से पता चल जाता है। अगर नहीं भी रखते हैं तो कोई भी कुंडली का या पंचांग का ऐप स्मार्टफोन में आप उसके हिसाब से डेट मार के, आज का डेट मार के, जिस दिन आपको देखना हो उस दिन का डेट मार के, और आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह फिलहाल कौन से नक्षत्र में गोचर हो रहा है। आपके इन नक्षत्रों में गोचर नहीं होना चाहिए। कौन कौन से ग्रह नहीं होने चाहिए? सूर्य नहीं होने चाहिए, मंगल नहीं होने चाहिए, शनि और राहु केतु नहीं होने चाहिए। इन्हीं ग्रहों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर इन नक्षत्रों में वो ग्रह गोचर हो रहे हैं तो थोड़ा सा उसके विषय में आपको सावधान होने का जरूरत है। उससे संबंधित कामों को करने के लिए बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।
और इन नक्षत्रों में 2 या 3 ग्रह गोचर हो रहे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। मैं चैनल में या कोई डराने के लिए कोई अलग टाइप के योगों के बारे में ये सब बातें कुछ नहीं बता रहा हूँ। मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि ऐसा अगर हो तो सबसे ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। आपके कामों में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपकी स्टडी में, हर चीज़ में आपको अगर 2 या 3 क्रूर ग्रह आपके इन नक्षत्रों में अगर गोचर हो रहे हैं वर्तमान में, तो उससे संबंधित कुछ अच्छे काम आपको करने पड़ेंगे। नहीं तो उससे संबंधित कुछ न कुछ पीड़ा आप प्रत्यक्ष नजर आएगा आपको और आपको देखने को भी मिलेगा। हाँ, अगर और ज़्यादा शुभ ग्रह कोई अच्छे गोचर चल रहे हैं तो पीड़ा तो उस समय भी होगी, लेकिन उसका निवारण भी गोचर में ऑटोमेटिक होगा। अगर चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा अच्छी पोजीशन में उस दिन पर्टिकुलर चल रहा है, जो कि चंद्रमा आपका 2.25 दिन तक एक राशि पे रहता है, और चंद्रमा का शुभ गोचर पहले स्थान, तीसरे स्थान, छठे, 7वें, 10वें और 11वें में रहता है। बाकी ग्रहों के शुभ गोचर कहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे भेद होते हैं, वो सब पाठ मेरे दिए हुए हैं। अगर उनको भी आप नोटिंग करके रखें तो बहुत अच्छी बात है। से आपका हस्त नक्षत्र पे अगर शनि चल रहा है तो आपकी जन्म पत्री के हिसाब से आपको ये देखना है कि शनि आपका शुभ गोचर है या अशुभ गोचर है। कहाँ कहाँ होगा वो पाठ मेरे दिए हुए हैं। अगर वो अशुभ गोचर है और हस्त नक्षत्र में भी है तो उससे संबंधित पीड़ा का अच्छे से अनुभव होगा, और अगर वो शुभ गोचर है और हस्त नक्षत्र में है, पीड़ा तो उस समय भी आएगी। जिसका मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। वर्तमान समय में राहु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में गोचर हो रहे हैं, और पूरी पृथ्वी पे या पूरे जीवों पे कैसी पीड़ा मिल रही है आप सब देख रहे हैं। अब किसी का अगर रोहिणी नक्षत्र है तो उस पीड़ा को आप सोच लीजिए कि राहु उसका रोहिणी नक्षत्र में है और राहु शुभ गोचर है तीसरे, छठे और 11वें स्थान में, फिर भी वो पीड़ा क्यों भोग रहा है? वो भोग रहा है पीड़ा, उसको स्टेमिना भी मिल रही है, उसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रोंग हो रहा है, और वो पीड़ा भी भोग रहा है। दोनों काम हो रहा है साथ में, क्योंकि राहु का शुभ गोचर है तो ज्यादा पीड़ा नहीं देगा। लेकिन अगर राहु का शुभ गोचर नहीं है तो फिर रोहिणी नक्षत्र वालों के लिए विशेष पीड़ा, जो आप अगर आप कुछ खास देखना चाहते हैं प्रैक्टिस में, तो आप अपने अगल बगल में देखिए किसका रोहिणी नक्षत्र है। चाहे वो जन्म नक्षत्र हो, चाहे वो लगन नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र वालों को इस पीरियड में, इस समय में विशेष पीड़ा का अनुभव हुआ है और हो रहा है ऑलरेडी। हाँ, जो आदमी इसका निवारण किया है, जो आदमी उसके मंत्र जाप से या दान से इसको ठीक करने का कोशिश किया है, उनको आराम भी मिला है। लेकिन पीड़ा तो है। नक्षत्रों की पीड़ा ग्रह नहीं काट सकते। ग्रह आपका उस पीड़ा से बचाव करते हैं, लेकिन नक्षत्रों की पीड़ा मिलनी है, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। क्योंकि नक्षत्रों की पीड़ा ग्रहों से ही कन्वर्ट होकर हम लोगों को मिलती है। तो जब ग्रह खुद ही दे रहे हैं तो वो उसका निवारण कैसे करेंगे? हाँ, कोई शुभ गोचर उस समय में अच्छा चल रहा है, कोई आपकी दशा महादशा बहुत अच्छी चल रही है, बाकी ग्रहों का गोचर बहुत अच्छा चल रहा है, तब उस पीड़ा का आभास तो होगा, लेकिन इतना पता नहीं चलेगा, क्योंकि बाकी ग्रह आपके स्ट्रोंग है तो उस समय में वो उसको ठीक कर देंगे। अब हस्त नक्षत्र वालों के लिए कौन कौन से शुभ नक्षत्र है जिन नक्षत्र को आपको अच्छे काम कर सकते हैं, मतलब कोई तकलीफ नहीं होगी वहां पे? वो है मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, भरणी, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। ये सब नक्षत्र हस्त नक्षत्र वालों के लिए शुभ नक्षत्र है। इनमें ध्यान केवल इतना ही रखना है कि अगर मतलब डेली नक्षत्र चेंज होते हैं, ये नक्षत्र अगर कोई है तो आपके लिए अच्छे हैं। केवल इतना ध्यान रख लीजिए कि उस समय में उस पर्टिकुलर नक्षत्र में कोई क्रूर ग्रह का गोचर हो रहा है क्या, तो उस दिन को टाल दीजिए। इतना ही तो बात है। अगर कोई क्रूर ग्रह का गोचर हो रहा है पर्टिकुलर उस नक्षत्र में, तो उस दिन को टाल दीजिए, दूसरा दिन कर लीजिए। दूसरा दिन नक्षत्र चेंज हो जाएगा, हो सकता है इसी में से कोई आ जाए।
तो ऐसा कुछ हम लोग अपनी रोजमर्रा की लाइफ को अगर व्यवस्थित कर ले तो बहुत सी चीजों में फायदा हम लोगों को होगा। अब हस्त नक्षत्र के लिए वेद नक्षत्र है, आद्रा, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वाषाढ़ा। यह आपके लिए सबसे खराब नक्षत्र है। जिस दिन भी ये नक्षत्र हो, आद्रा, उत्तरा भाद्रपद और पूर्वाषाढ़ा, उस दिन कोई भी मांगलिक कार्य से, कोई नए कार्य से, कोई नया काम करना हो, कोई पूजा पाठ आपको पर्सनली कुछ स्पेशल करनी हो, कुछ नए मित्रों से मिलना हो, कहीं पे यात्रा करनी हो, इन नक्षत्रों को टाल दें, क्योंकि हस्त नक्षत्र को ये तीनों नक्षत्र भेद करते हैं। तो इन नक्षत्रों में आप कोई भी काम करेंगे तो सफल होने के चांसेस 50% कम हो जाएंगे, हो सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा का शुभ गोचर होगा या कोई शुभ ग्रह आपके अच्छे नक्षत्रों में गोचर हो रहे होंगे, तो हो भी सकता है, लेकिन 50% ही संभव है, 50% असंभव भी है। तो जहां तक हो सके इन नक्षत्रों को छोड़ें, आज की जगह कल कर लीजिए, इतना ही तो बात है। चंद्रमा का शुभ गोचर मैंने नोट कर दिया है यहाँ पे 1, 3, 6, 7, 10, 11 आपकी जन्म राशि के हिसाब से। इन भावों में चंद्रमा हो तो आपके लिए शुभ होता है, और चंद्रमा इन भावों में हो और पूर्ण बली हो, शुक्ल पक्ष का हो, तो इन नक्षत्रों में अगर कोई अशुभ ग्रह भी गोचर हो रहे हैं तो भी उसमें आराम मिलेगा, क्योंकि सब नक्षत्रों का एक पावर जो चंद्रमा को दिया गया है, और शुक्ल पक्ष में कंटिन्यू वो बढ़ते रहता है। तो बढ़ोतरी वाले समय में अगर उसी नक्षत्र में जिसमें क्रूर ग्रह भी है और वहां पे चंद्रमा भी आ गया, या चंद्रमा आपका शुभ गोचर है, तो उस पीड़ा को वो कम कर देता है, खत्म नहीं कर सकता, समाप्त नहीं कर सकता उस पीड़ा को, उसका कुछ न कुछ अंश रहता ही रहता है, लेकिन कम कर देता है। वो आपको उतनी ज़्यादा नहीं भोगने देता जितनी बाकी वजह से आपको भोगनी पड़ सकती है। तो आशा है मित्रों आपको पाठ समझ में आया होगा, और नोटिंग करके रखिए, थोड़ा सा 10 मिनट का काम है, स्क्रीन को देख के अब एक कागज़ पे नोट करके रख लीजिए। हम लोग रखते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित, अब तो दिमाग में ही सेट हो गया वो चीज़, क्योंकि मेरा ये नक्षत्र है, उसके हिसाब से मैंने एक नोटिंग करके, हालांकि मैं तो यहाँ तक मेरी नोटिंग की हुई है कि कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पे शुभ गोचर होते हैं, तो उसके हिसाब से मैं मेरा आने वाले समय का, महीने 2 महीने का प्रिडिक्शन लेके चलता हूँ कि इस दिन मेरे को ये काम नहीं करने। तो वो उसका ध्यान अगर हम लोग रखते हैं तो बोलते हैं ना कि प्रारब्ध का भोग या भाग्य का फल कोई मिटा नहीं सकता। बहुत हद तक सही है, मैं मानता हूं नहीं मिटा सकता, लेकिन अगर दिनचर्या व्यवस्थित हो, हम लोगों के संस्कार अच्छे हो, दिनचर्या व्यवस्थित होने का मतलब ही है संस्कार अच्छे हो जाएंगे। कारण जब अशुभ ग्रह के गोचर में या अशुभ नक्षत्र में हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, उससे संबंधित गलत काम या कुछ भी काम नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक संस्कार अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि अशुभ समय में घर से बाहर निकलने की वजह से ही संस्कारों में परिवर्तन होता है। दिमाग उग्र हो सकता है, किसी के भी इस विषय में बुरा सोच सकते हैं, किसी बुरे आदमी के साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि वो अशुभ समय का इफेक्ट दिमाग पे होता है, बॉडी पे होता है। तो वैसे कर्म हम लोग कर सकते हैं, अगर उस समय में हम लोग इस चीज़ का ध्यान रख ले तो कर्म ही नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिक संस्कार अच्छे हो गए। तो मित्रों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि और ज़्यादा बताने से तो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा बोलने का या बताने का मतलब इतना ही है कि हम सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और गोचर के फलों को प्राप्त करने के लिए कुछ दिनचर्या में ऐसा परिवर्तन करें कि वो प्रारब्ध के जो भोग हैं वो भी इस तरह से मिले कि उस तकलीफों से लड़के हम लोग अपने अच्छे कर्मों से अच्छे फलों की प्राप्ति आराम से कर सके। तो आशा है मित्रों, पाठ से संबंधित कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।